हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ OCM का चैप्टर 2 का आगे का पार्ट ले रही हूँ। इसके पहले का मैंने काफ़ी सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर कंटिन्यूस वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। OCM का भी है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बुक कीपिंग, सबके लिंक्स मिल जाएंगे। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने होलसेलर्स तक पढ़ लिया था, तो आज हम देखने वाले हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स। ओके, अब होलसेलर जो होता है, ये जो होलसेलर हमने पढ़ा था, इसकी क्या सर्विसेज होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ। ओके, इस मैन्युफैक्चरर की तरफ क्या सर्विसेज होती है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या पॉइंट्स दिया है। एक होलसेलर क्या रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है लार्ज परचेस। ओके, अब ये जो लार्ज परचेस होता है, तो देखिए अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ क्या मुझे होलसेलर का मतलब क्या होता है मुझे समझाओ, तो अभी आप क्या बोलोगे कि मैडम होलसेलर का मतलब आपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो एक लिंक होता है एक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जो एक्चुअल प्रोड्यूस करता है, बनाता है प्रोडक्ट, उसके और एक्चुअल रिटेलर या कस्टमर के बीच में वो एक लिंक होता है। और ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा पैमाने में प्रोड्यूसर से माल खरीद लेगा और रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेच देगा, और उसके बाद आगे और छोटी क्वांटिटी करके रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा, है ना। ये हमने देखा था। ओके, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी, अभी इन्होंने यहाँ पर हमें क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए, A wholesaler purchases a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to retailers by collecting order from retailers, है ना। ये अभी हमने जान लिया। ओके, जो मैंने आपको अभी समझाया ये वही चीज़ है। आगे बताते हैं, एक तो वो हो गया, दूसरा हमने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था कि वो क्या करता है, स्टोरेज भी करता है ना। स्टोरेज मतलब वो ले लेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन वो गोडाउन भी होगा उसका, उसमें स्टोर करके रखेगा, और आगे चल के जैसे जैसे ऑर्डर्स आएगी, डिमांड आएगी रिटेलर की तरफ से, वैसे वैसे वो सप्लाई करते जाएगा आगे रिटेलर्स को। A wholesaler has his own storage facility which he uses to fulfill the time gap between production and consumption ऑफ गुड्स। अभी देखिए रिटेलर के पास भी सामान होगा, लेकिन वो तो जैसे कस्टमर का डिमांड होगा उसी हिसाब से तो वो सेल करेगा रिटेलर, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, और फिर भले वो 2 महीने के बाद सेल हो या 3 महीने के बाद सेल क्यों ना हो, भले वो कैसे भी सेल हो, ओके, और जब मटेरियल खत्म हो जाएगा वो फिर से जाएगा होलसेलर से ले लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर के पास से वो होलसेलर जो होता है वो एक दूसरा एंटिटी हो जाएगा जो कि अच्छा खासा स्टॉक में माल संभाल के रखता है, ताकि जैसे ही रिटेलर्स की डिमांड आए उस तरह से वो सेल कर सके। ओके, या उसको प्रोवाइड कर सके मटेरियल। आगे देख लेते हैं, इतना समझ गया होगा आपको। आगे इन्होंने बताया है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। A wholesaler uses his own transportation to deliver the goods from place to production। अभी देखिए प्रोड्यूसर तो बना लेता है, लेकिन कई बार ना ये जो रिटेलर्स होते हैं ये बहुत सारी अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड होंगे, है ना, जरूरी नहीं एक जगह। और होलसेलर को अगर अपना भी बिजनेस बढ़ाना है, अगर वो उसका बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। कोई ऐसे ही तो कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, देखिए अगर आपने देखा होगा नॉर्मली अगर आप किराना के शॉप में भी अगर आप जाते हो तो कई बार टेम्पो भर के सामान आता है ना, देखते होगे, लेकिन वो आपको नहीं सेल करते। अगर आप बोलोगे भैया हमको दोगे तो वो बोलेगे नहीं हम आपको नहीं दे सकते, आप सामने शॉप में जाके खरीदो। तो ये जो होलसेलर होता है ना, होलसेलर खुद के छोटे छोटे गाड़ियां लगे तो टेम्पो अपॉइंट करेंगे, उनको लगे तो कुछ सैलरी वेजेस भी देगा वो। और जैसे जैसे रिटेल का शॉप्स जो होंगे, छोटे छोटे लोकल शॉप्स के जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे वो टेम्पो में भरकर उतने एरिया के पूरे माल वो सप्लाई करेगा, है ना। ये आपने कई बार देखा होगा, लाल कलर के टेम्पो छोटे छोटे आते हैं, वो बहुत सारे उसके अंदर किराने का सामान भरा होता है और अलग अलग शॉप्स में वो डिलीवर करते घूमते, है ना। ये तो आपने देखा ही होगा। आगे देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, उन्होंने क्या बताया। ओके, होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी आगे इन्होंने क्या बताया, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है वो देखते हैं। अ होलसेलर इज रेडी टू पे द अमाउंट इन एडवांस to the manufacturer which can help the manufacturer to produce goods within short period। अभी देखिए कई बार क्या होता है ना, जो बेचारा प्रोड्यूसर में एक ऐसा बंदा होता है जिसको ना कभी भी कम प्रॉफिट होता है,
ओके। अल्टीमेट जो बनाने वाला जो बंदा होता है ना, कभी भी याद रखिए कि जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्न नहीं करता, क्योंकि उसको माल लाना है, उसका रॉ मटेरियल का भी पैसा देना है, बनाने का जो प्रोसेस होता है, मशीन्स चलाने का, नौकरों का खर्चा, वो सभी खर्चा कौन अकेला उठाता है? प्रोड्यूसर उठाता है। और अल्टीमेटली अगर वो ज़्यादा रेट में बेचेगा और वो बिकेगी ही नहीं चीज़, तो फिर वो तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। मतलब जहाँ पर उसको 1 रुपये कमाने का चांस है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, कम से कम प्रॉफिट मार्जिन कभी भी याद रखिए मैन्युफैक्चरर का होता है। तो लेकिन क्या होता है, कई बार उसके पास फंड्स अगर कम पड़ रहे हैं, तो ये जो होलसेलर होता है ना, होलसेलर क्या करता है, उसके तरफ से भी वो थोड़ा बहुत एडवांस में पैसा दे देता है, किसको? मैन्युफैक्चरर को, ताकि उसका जो प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन प्रोसेस एटलीस्ट वो स्टार्ट कर सके, और होलसेलर को एटलीस्ट वो जो माल है वो टाइम पे पहुंचा सके। ओके, इतना तो वो कर ही सकता है। आगे देख लेते हैं, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। ओके, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं हम अभी। Provide market information. Manufacturer can get the update information from wholesaler like market condition, demand, taste, etc. अभी ये मैंने आपको देखिए इसका थोड़ा सा आइडिया ना पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि देखिए जैसे जैसे ऑर्डर आएगा ना होलसेलर के पास, तो कहाँ से आएगा? रिटेलर से। और रिटेलर कहाँ से ऑर्डर करेगा? वो कस्टमर्स का सब टेस्ट वगैरह, इन ये जो 3 लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर ओके, एक हो गया प्रोड्यूसर, ओके, मैन्युफैक्चरर, दूसरा कौन हो गया? होलसेलर, और तीसरा हो गया रिटेलर। तो ये जो 3 बंदे हैं ना, ये 1, 2 और ये 3, तीनों में से अगर मैं आपको पूछूं कि किसको कस्टमर का टेस्ट सबसे ज्यादा पता होगा, रिटेलर को पता है, होलसेलर को पता है, ये प्रोड्यूसर को, तो कभी भी ये जो रिटेलर होता है ना, उसी को सबसे ज्यादा कस्टमर का टेस्ट के बारे में पता होता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली डील करता है कस्टमर से ही, बल्कि जहां पर ये प्रोड्यूसर और ये जो होलसेलर होते हैं ना, ये डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करते, बात नहीं होती है उनकी। तो इसीलिए रिटेलर को पूरी जानकारी होती है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, या उनका क्या बदल गया है उनका टेस्ट, या कई नई चीज उनकी क्या डिमांड में है। तो ये सभी का इंफॉर्मेशन किसको होगा? ये रिटेलर को होगा, होलसेलर को नहीं होगा, प्रोड्यूसर को भी नहीं होगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ गया। अभी आगे देखते हैं उन्होंने क्या बताया है, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। ओके, manufacturer can get the update information from wholesaler like market condition, demand and taste. अभी जैसे मैंने आपको कहा कि रिटेलर को पता है, तो रिटेलर क्या करेगा, उसके हिसाब से या तो उसके ऑर्डर्स कम हो जाएगा, या फिर वो डायरेक्टली आके होलसेलर को बोलेगा कि देखो अभी कस्टमर का टेस्ट बदल गया है, अभी उसको ये चीज़ नहीं चाहिए, उसको ऐसी चीज़ चाहिए। या फिर कस्टमर अभी बोर हो गया है उसी प्रोडक्ट को, तो आप ना उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करो, उसका पैकिंग चेंज करो, या उसका कुछ सेंट वगैरह कुछ उसमें ऐड करो, या प्रोडक्ट का अगर कुछ खाने का चीज है, कुरकुरे वगैरह, लेज है वो, तो उसके अंदर कुछ मिक्स टैंगी वगैरह कुछ करो, है ना, ताकि कस्टमर को कुछ नया मिलता रहे और वो ऑर्डर करते रहे और हमारा बिजनेस अच्छे से चलते रहे। तो वो क्या करेगा, रिटेलर होलसेलर को बताएगा, और जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को एक आइडिया दे देगा। आगे देखते हैं रिस्क बियरिंग के अंदर क्या बोला इन्होंने, होलसेलर टेक्स अ रिस्क in his business by financing and storing large quantity goods. Sometimes he may bear the loss. अब कई बार ऐसा होता है ना, देखो होलसेलर जो होता है ना, कई बार अच्छा खासा माल वो अपना संभाल के रखता है, ताकि आगे चल के अगर रिटेलर के ऑर्डर आ गई तो इमीडिएटली उनको सप्लाई कर सके। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाएगा, या फिर उसका जो वेयर हाउस है उसका सपोज उसका एयर कंडीशनिंग ठीक नहीं है तो माल खराब हो सकता है, या बारिश हो गया, लीकेज हो है कुछ गोडाउन में, तो अगर अनाज रखा है तो वो सड़ जाएगा, या फिर सपोज मतलब उसके ऊपर काफ़ी सारा ये जो बिजनेस करना ही रिस्क है एक्चुअली। ओके, बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ही दूसरा नाम होता है रिस्क। अगर आप में दम है, रिस्क लिया है आपने, और अगर आपका लक अच्छे है, चल पड़ता है, तो आपकी तो लॉटरी लग गई, और अगर नहीं तो फिर आपको भारी नुकसान भी पहुंच सकता है। तो होलसेलर टेक्स अ रिस्क इन हिज बिजनेस, काफ़ी बड़ा होलसेलर काफ़ी बड़ा रिस्क डालता है, क्योंकि अगर वो आगे से ऑर्डर ही नहीं आई सपोज, या ऑर्डर आती भी है, माल खराब हो गया, तो वो सारा का सारा लॉसेस कौन बेयर करेगा? ये होलसेलर, ये जो बंदा है ना, इसी को बेयर करना होगा। ओके, देन आगे देखते हैं क्या बताया है, मार्केटिंग फंक्शंस। अभी अ होलसेलर कैरीज वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस लाइक वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। ओके, अभी ये जो होलसेलर होता है ना,
ये होलसेलर कैरीज वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस, अभी वो एडवर्टीजमेंट भी कर देगा, है ना, थोड़ा बहुत वेयर हाउसिंग भी, वेयर हाउस का तो चलो प्रोवाइड कर ही रहा है, वो गोडाउन को वेयर हाउस बोलते हैं, थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करेगा, थोड़ा सा सेल प्रमोशन करेगा उसके तरफ से भी, ताकि सेल्स बढ़े, है ना, और उसका भी माल बिकेगा तो मैन्युफैक्चरर का भी कहीं ना कहीं फायदा हो ही जाएगा। अभी ये जो इसका हम अभी ये देखेंगे कि आगे होलसेलर का क्या रोल होता है एक रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिटेलर को क्या फायदा पहुंच सकता है इसका होलसेलर के वजह से। तो अभी यहाँ पर इन्होंने बोला है सर्विसेज टू रिटेलर्स, किसकी सर्विसेज, होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर्स को। ओके, तो पहला है स्टॉक ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ पर हम देख लेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिर देखते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स। अ होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर गेट द गुड इजीली व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर द गुड्स। अभी देखिए ऊपर भी हमने वही डिस्कस किया, यहाँ पर भी वही है, लेकिन रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हो एग्जाम में। ओके, कि अभी वो ज़्यादा क्वांटिटी में खुद बेचारा रेंट दे के या फिर वेयर हाउस खुद का होगा तो खरीद के, और वो इतना सारा स्टोर करके रखता है, मतलब रिटेलर को जब चाहे तब वो वहाँ से पिकअप कर सकता है माल, है ना, प्रोडक्ट्स या गुड्स, लेकिन रिटेलर को इतना स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसका कितना हेल्प कर रहा है होलसेलर कहीं ना कहीं। ओके, इसका हमको इतना जानकारी मिल जाता है। अभी अगला हम देखते हैं रेगुलर सप्लाई। अभी होलसेलर अज्यूम्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर। जाहिर सी बात है, बेचारा इतना स्टॉक करके रख रहा है तो क्या करता है, जैसे जैसे डिमांड आएगी, अगर मैंने बोला कि मुझे आज के आज इतना 100 यूनिट्स चाहिए कोई प्रोडक्ट का, तो आज के आज वो होलसेलर मुझे ला कर दे देगा, है ना, उतना अवेलेबल रहेगा उसके लिए, क्यों, क्योंकि उसने स्टॉक करके रखा है। होलसेलर अज्यूम्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स, मतलब ये अज्यूम ही किया जाता है कि वो हमेशा रेगुलर सप्लाई ही करेगा रिटेलर को। देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम स्टोरिंग, मतलब इसको रिटेलर को ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है कि अभी अब बाबा मेरे को स्टोर करके रखना पड़ेगा ये सब माल, उसका टेंशन ही नहीं है। रिटेलर कैन सप्लाई गुड्स टू कंज्यूमर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जैसे जैसे कस्टमर की ऑर्डर आएगी वैसे वैसे वो अगर ख़त्म होता है तो इसको और बोल देगा वो होलसेलर को कि मेरा माल ख़त्म हो गया, प्लीज़ मुझे पिला के दे दो, तो वो दे देगा, है ना, इतना अच्छा है हमारा होलसेलर। आगे देखते हैं रिस्क बेयरिंग के बारे में क्या दिया है। द होलसेलर बियर्स द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर आर फ्री फ्रॉम दीज रिस्क। अभी देखो कौन रिस्क बेयरिंग फैक्टर ज़्यादातर किसको होता है, यहाँ पर होलसेलर को होता है, क्योंकि देखो वो इतना स्टॉक भी करके रख रहा है, अगर कुछ नुकसान होता है तो वो खुद ही बेयर करेगा, है ना। द होलसेलर बेयर्स द रिस्क ऑफ प्राइस, अगर से पता चला कि उसने स्टॉक करके रखा है, जैसे अनियंस हो गए, हाँ आजकल वो बहुत सबसे बेस्ट एग्जांपल में इसका बोलूँ तो अनियंस हो गए, है ना, कांदा। तो कांदे का बात क्या है कि आज अगर वो 50 रुपए किलो से बिक रहा है तो पता चला अगले हफ्ते वो 10 रुपए किलो से बिकेगा। अब इसने स्टॉक करके तो रखा है होलसेलर ने 50 रुपए की कीमत से है, लेकिन उसको जैसी ऑर्डर आएगी वो वैसे ही सप्लाई करेगा ना, और वो 50 रुपए से वो खुद भी खरीद के रखता है सपोज, या 40 रुपीज से खरीद के रखता है, और उसका रेट डाउन हो गया, हाँ एकदम से वो बढ़ा तो नहीं बल्कि वो 10 रुपीज या 5 रुपीज हो गया, तो किसको ये सब बेयर करना होगा, होलसेलर को, क्योंकि उसने उतना खरीद के रखा है, उतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करके रखा है। आगे देखते हैं, आगे है एक मिनट, ओके तो आगे का पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट। अभी होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, है ना, अभी उधारी में भी माल दे देते होंगे, वो डिस्काउंट में भी देते होंगे, बल्क में अगर रिटेलर उठाता रहेगा उससे माल तो थोड़ा बहुत उसको कैश डिस्काउंट या उसी वक्त अगर पेमेंट करके दे रहा है तो वो ऑन द स्पॉट जो डिस्काउंट मिलता है वो भी वो उसका भी फैसिलिटी रिटेलर को दे देता होगा। सच सपोर्ट इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर। इसके वजह से क्या हो जाता है, रिटेलर जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है उसको क्या होता है, एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है कि उतना ही डिस्काउंट मिल गया तो उसका बहुत ज़्यादा माल खरीद सकता है उसी पैसों का और अपना बिजनेस अच्छी तरह से चला सकता है ना। अभी आगे देखते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन क्या है।
होलसेलर्स प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है ना। अभी अलग अलग, अभी नया नया प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो बनाएगा वो भी तो इन्फॉर्मेशन रिटेलर तक पहुंचना जरूरी है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि रिटेलर जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लेके किसको देता है, होलसेलर को, होलसेलर देता होगा और मैन्युफैक्चरर को। उसी तरह से अगर मैन्युफैक्चरर ने कुछ नया टाइप का समझो साबुन बनाया है तो उसका इंफॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड करना है रिटेलर तक। तो होलसेलर क्या होगा, वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि देखो ये जो प्रोड्यूसर है ना उसने ये नया साबुन, नया टाइप का साबुन बनाया है, आप इसको भी शॉप में रख के देखो और देखो इसका सेल कैसा आता है ना। तो इस तरह का भी वो इंफॉर्मेशन उसको देता रहेगा। तो होलसेलर प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दिस इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग अ न्यू प्रोडक्ट। वही मैंने आपको बताया, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग, उसके अंदर उन्होंने अगर मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग उसके अगर वैरायटी बना है तो वो होगा। देन न्यू स्कीम्स ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जैसे एक के ऊपर एक फ्री होता है, ये सब कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो फ्री वाला जो ऑफर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कहाँ से मिलेगी, होलसेलर से मिलेगी। समटाइम्स होलसेलर गाइड्स रिटेलर्स अबाउट व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय। अभी देखो कई बार सस्ता होता है, महंगा होता है ना, तो कई बार होलसेलर भी बोलेगा नहीं नहीं अभी ना इसका भाव जो है वो और कम होने वाला है तो अभी तू थोड़ा रुक जा, एक हफ्ते बाद खरीद। तो मतलब रिटेलर को एक सपोर्ट होता है, एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहती है होलसेलर की तरफ से। आगे देखते हैं सेल्स प्रमोशन के बारे में क्या बताया। A wholesaler does advertisement and also promotion of the goods which can help the retailer to increase the sales। अब जाहिर सी बात है, देखो पहले भी हमने ऊपर के पॉइंट में क्या पढ़ा था कि जो होलसेलर होता है ना वो एडवर्टीजमेंट करता है उसकी तरफ से भी कि देखो ये प्रोडक्ट आया है, बैनर्स लगाएगा, पैम्पलेट्स बांटेगा, न्यूज़पेपर में एड्स दे सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है, सेल्स बढ़ेगा तो एक का तो फायदा होगा नहीं, सभी का होगा, जाहिर सी बात है ना। तो रिटेलर का भी कहीं ना कहीं इसमें फायदा हो जाता है क्योंकि उसका भी सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आगे देखते हैं रिटेलर। अभी हमने होलसेलर के बारे में पूरा स्टडी कर लिया, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं रिटेल ट्रेड के बारे में कि रिटेल क्या होता है, चीज क्या होती है। अभी तक हमने होलसेल के बारे में पूरा पढ़ लिया अच्छे से। ओके, देखते हैं क्या है रिटेल ट्रेड। ओके, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक सेकेंड, थोड़ा नीचे करती हूँ स्क्रीन। अभी देखो, when goods are sold relatively in small quantity to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail। मतलब जो बंदा डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा है ना, कि यहाँ से प्रोडक्ट उठा रहा है और कस्टमर के हाथ में रख रहा है, तो उसको हम नाम देंगे रिटेल ट्रेड। ओके, उस ट्रेड को हम नाम देंगे रिटेल ट्रेड। when goods are sold relatively in small quantity, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, टू द अल्टीमेट कस्टमर, मतलब जो आखिरी उसको यूज करने वाला है, बाय होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से वो उठा लेगा माल और डायरेक्ट ले जाके कस्टमर के हाथ में रखेगा, उसको बोलेंगे रिटेल ट्रेड। ओके, अभी आगे देख लेते हैं क्या बताया इन्होंने। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। जो बंदा इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेलर बोलेंगे। In market there is existence of some sellers who are doing business at local level or within limited area। अभी कुछ सेलर्स होते हैं जो एक छोटा सा बिजनेस होता है, जैसे एक शॉपकीपर हो गया, किराना का दुकान हो गया आपके एरिया में, ये क्या होगा, लिमिटेड हो गया, छोटे पैमाने पे करते हैं। Such sellers are providing goods directly to ultimate customers by at reasonable price। अभी वो लोग क्या करते हैं, जो भी रिजनेबल प्राइस होगा वो रेट में कस्टमर को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देते, कस्टमर भी खुश हो जाते क्योंकि उसको पास में ही मिल जाता है प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं कुछ, वो क्या है चलो देख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स to the public in relatively small quantity for use of consumption rather than for resale। मतलब अभी अल्टीमेट जो कस्टमर उसको इस्तेमाल करने वाला है, ओके, जो अल्टीमेट कस्टमर जो उसको एक्चुअली यूज करेगा, उस बंदे को जो बेचते हैं ना चीज, तो जो बेचेगा उसको बोलेंगे रिटेल सेल। ओके, अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैनोन, अभी इन्होंने क्या बताया देखते हैं।
Retail trade includes all activities. Retail trade includes all activities directly related to the sale of goods and services to the ultimate customer for personal and non-business use. मतलब जो कस्टमर, हम कौन डिसाइड करेगा कि ये कस्टमर है कि नहीं है? कस्टमर का मतलब ये होगा कि जो बंदा खुद यूज करेगा लेकिन दोबारा से उसको आगे नहीं बेचेगा। ये जो चेन होती है ना बेचने की, वो वहीं पर रुक जाएगी, बेचने वाली चेन, तो फिर उसको हम बोलेंगे रिटेल ट्रेड। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड क्या है। फीचर्स ऑफ रिटेलर्स, ओके। रिटेल इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर्स हु ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स, ओके। ये जो बंदे हैं ना, ये लोकल मार्केट में डील करते हैं, ना ये होलसेल मार्केट में डील करते हैं, ना मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन देते हैं, कुछ नहीं करते। ये क्या करेंगे, ये लोकल छोटे मोटे मार्केट होते हैं, लोकल मतलब छोटा मार्केट, उसके अंदर डील करते हैं ये लोग, अपना बिजनेस चलाते हैं। He deals in wide variety of goods by investing limited capital। अभी वो उस लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि कम, छोटा सा, थोड़ा सा ही कैपिटल, वो अपने पॉकेट से थोड़ा सा ही पैसा लगाएगा, उस पर ही बिजनेस करेगा, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे? वो रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल जो पर्सन होता है, जो बिजनेस करता है, रिटेल ट्रेडर अपने पॉकेट का थोड़ा सा ही पैसा लगा के लोकल लेवल पे बिजनेस करेगा। इन शॉर्ट इतना है। ही establishes good relations with customers. He undertakes less risk than wholesaler, ओके। इसका जो रिस्क है ना, होलसेलर के कंपैरिजन में काफी कम होता है, क्योंकि होलसेलर के बारे में अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है होलसेलर का होता है, ओके। ना प्रोड्यूसर का भी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया और ना ही रिटेलर का बताया। सबसे ज्यादा रिस्क कौन बेयर कर रहा है यहाँ पर? होलसेलर, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, और अगर उतना सब करके भी अगर नहीं सेल होता है तो पूरा का पूरा जो लॉसेस है वो होलसेलर को ही झेलना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं। He tries to satisfy demands of different consumers but does not hold large quantity of goods at time, okay। अभी देखो, ये जो मेन बंदा है ना रिटेलर, ये जो कस्टमर की जो नीड्स है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? ज़रूरतें, नीड्स, ये पूरी करने के लिए रिटेलर काफ़ी अच्छा बंदा होता है, जो कस्टमर्स तक पूरी चीज़ें टाइम पे पहुंचा देता है। लेकिन इसके पास जो भी प्रोडक्ट्स होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, ओके। तो थोड़े में ही उसको बिजनेस करना है, ज़्यादा में वो रख भी नहीं सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं, उसका कैपिटल बहुत लिमिटेड है, कम में, ओके। कम कैपिटल में उसको बिजनेस भी चलाना है और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना होगा उसको। आगे देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर इन्होंने दिया है, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर, ओके। अभी ये जो रिटेलर है, इसके आगे पीछे कौन होंगे? देखो, पीछे अगर हम यहाँ पर सपोज एक चार्ट बना ले, ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक होता है प्रोड्यूसर, उसके बाद में आएगा होलसेलर, होलसेलर के बाद में कौन आएगा? रिटेलर, और एक होगा कस्टमर। तो ये जो रिटेलर है ना, तो ये रिटेलर के आगे पीछे कौन आते हैं? होलसेलर आएगा और कस्टमर, होलसेलर आएगा और कस्टमर आएगा, है ना। तो ये रिटेलर हो गया, तो इट इज अ लिंक बिटवीन, ये होलसेलर और कस्टमर के बीच में ये एक लिंक बन जाता है ना। ये एक लिंक बन जाएगा, एक ब्रिज बना देता है कि यहाँ का माल उठाएगा और यहाँ ले जाके कस्टमर को दे देगा। तो इसने क्या किया? एक ब्रिज बना दिया। आई होप इतना आपको समझ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं क्या बताते हैं ये। ही इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। आगे देखते हैं, ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। अभी ये क्या करता है? अपना जो बिजनेस है ना, वो लोकल मार्केट तक ही सीमित रखता है। इसको बड़ा भी नहीं बनना है, इसको बहुत छोटा भी नहीं बनना है। लोकल मार्केट के आगे कोई मार्केट भी होता नहीं है, इसको बस छोटे लेवल पर ही अपना बिजनेस करना है, बहुत आगे की ये सोच भी नहीं रखता है, कुछ नहीं। देन इसके नेक्स्ट पॉइंट है, रिटेल डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचेगा, क्योंकि कस्टमर की जितनी डिमांड होगी, जाहिर सी बात है, जो वो कम लेवल में ही कस्टमर ऑर्डर करेगा। उसको क्या करना है? अगर ज़्यादा ऑर्डर करके अगर उसकी नीड ही नहीं है तो वो इतना ऑर्डर करेगा क्यों कस्टमर? तो वो जो कस्टमर का जो नीड्स होगा छोटी छोटी मात्रा में होगा, तो उसी हिसाब से रिटेलर भी क्या करेगा? छोटी छोटी मात्रा में ही बेचेगा और उतना ही क्वांटिटी रखेगा। आगे देखते हैं,
रिटेलर देन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। अभी देखो छोटा सा शॉप रहेगा, कस्टमर को भी उतना ही नीड है और इसको फिर ज़रूरत ही नहीं ना इतना सारा स्टोर करने की, तो ये क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट जो पैसा डालेगा उस अपने बिजनेस में एज कंपेयर्ड टू प्रोड्यूसर एंड होलसेलर्स, ओके, एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर। जो रिटेलर होगा ना, तो रिटेलर का जो ये होगा इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होगा एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स। ओके, अभी आगे देख लेते हैं। द लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। ओके, अभी देखो रिस्क तो कम है, ओके, रिस्क का फैक्टर अगर आप देखोगे ना तो रिटेलर का रिस्क फैक्टर काफ़ी कम रहेगा एज कंपेयर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स। ओके, अगर और इसका जो प्रॉफिट रहेगा लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो जाहिर सी बात है रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम ही होगा। ओके, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया यहाँ पर, ओके, अगर सपोज मैं अगर देखूँ कि मैन्युफैक्चरर हो गया और होलसेलर, एक मिनट, देखो प्रोड्यूसर हो गया, देन उसके बाद में होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, तो इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है, होलसेलर का। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी होलसेलर का, प्रॉफिट मार्जिन भी इसी का हाई होगा। ओके, और सबसे कम प्रॉफिट किसका होगा, मैं बोलूँ क्या, ये रिटेलर का होगा, और उससे भी कम एक्चुअली, और ये प्रोड्यूसर का जो है ना, होलसेलर के बाद में प्रोड्यूसर का आएगा, प्रोड्यूसर से भी कम किसका आएगा, रिटेलर का आएगा। ओके, तो सबसे कम प्रॉफिट किसका होता है, रिटेलर का, क्योंकि वो छोटी छोटी मात्रा में बेच रहा है ना, थोड़ा बेचेगा तो थोड़ा ही कमाएगा, ज़्यादा बेचेगा तो ज़्यादा कमाएगा, लॉजिक की बात है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अभी हमने क्या देख लिया ये। ओके, अभी देखेंगे हम रिस्क सर्विसेज टू होलसेलर क्या है। एक काम करती हूँ, मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो आने वाले कल मैं आपको सर्विसेज टू होलसेलर क्या है रिटेलर्स की, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह है तो प्लीज़ उनके साथ में भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर भी शेयर करिए मेरे वीडियोस, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और इस चैनल को ग्रो करने के लिए मदद करिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी। कैसा लगा वीडियो, कुछ समझा है, अगर नहीं समझा है कोई पॉइंट तो कमेंट करिए, एक लाइक दे दीजिए, आपके कमेंट्स की मैं वेट करती रहती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। ओके, बाय बाय।